हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएसटी में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और यदि हम अपने एग्जाम की बात करें तो हमारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को अपनी स्टार्ट करें। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज है क्या? तो भारतीय समाज एक व्यवस्था है। किस चीज की व्यवस्था है? तो भारतीय समाज के अंतर्गत भारतीय धर्म, दर्शन, कला, अर्थव्यवस्था, वर्ण, आश्रम, परिवार, विवाह, ये सभी चीजें सम्मिलित हैं और इसी की एक व्यवस्था है क्या? भारतीय समाज। और भारतीय समाज का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि ये प्राचीन है। और लगभग यदि आप बात करो तो 5 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यानी कि भारतीय समाज आज का नहीं, सबसे प्राचीन ये माना गया है भारतीय समाज। और यदि हम भारतीय, ना केवल भारतीय समाज, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, ये सभी चीजें अत्यंत प्राचीन मानी गई हैं। ठीक है। तो इसी दौरान यदि हम बात करें तो जो हमारे भारतीय समाज के निर्माता हैं, उन्होंने केवल और केवल भौतिक जीवन पर ही नहीं उन्होंने चर्चा की, बल्कि हमारे भारतीय समाज के जो निर्माता है उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में भी, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन, यदि हम बात करें तो आध्यात्मिकता के लिए बाकी देश किसकी ओर देखते हैं? भारत की ओर देखते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन से भी अनेक संबंध हमारे भारत में संस्थाएं हैं और वो सभी चीजें क्या है? स्वस्थ समाज व्यवस्था को ही जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी को यदि विदेशों की यदि हम बात करें तो विदेशों में आज जो भारत के पास जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो विदेशों में नहीं है। भारतीय समाज एक, हम कल्चरली रिच हैं। हम क्या है? हम कल्चरली रिच हैं। तो विदेशी को या फिर हम बात करें अन्य देशों को यदि आध्यात्मिक जीवन का दर्शन कहीं करना है तो वो भारत की ओर ही रुख करते हैं, है ना। तो हमने न केवल भौतिक जीवन की बात की, बल्कि भारतीय समाज ने आध्यात्मिक जीवन की भी बात की है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके अंतर यदि हम भारत भूमि की बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि 2025 तक जो है जनसंख्या के अनुसार भारत पहला देश बन जाएगा, क्योंकि अब भारतीय जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ रही है। ठीक है। तो 2025 तक ये पहला देश बन जाएगा, लेकिन अभी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको दूसरा ही बताना है। ठीक। तो भारत की जनांकीय विशेषताएं कैसी हैं? तो जनसंख्या, घनत्व, जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता आदि पर ध्यान दिया जाता है। और इसका लेटेस्ट डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जनगणना तो हुई है, लेकिन लेटेस्ट डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म नंबर्स के फॉर्म में नहीं बता पाऊंगी। और अभी जो यदि इससे आपको एग्जाम में जो भी यदि प्रश्न बनता है कि कितना जनसंख्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया गया है मैं उसके अनुसार आपको डेटा बता पाऊंगी, लेकिन जनगणना के अनुसार अभी कोई डेटा पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर जनसंख्या वितरण, हमारे भारत में हम भाषा के अनुसार भी यहाँ पे जनसंख्या का वितरण हुआ है। और उसके अनुसार यदि आप देखोगे तो समाज को भाषा के आधार पर भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय एशियाटिक आदि परिवारों में बांटा गया है। ठीक है। कृषि प्रमुख व्यवसाय है हमारे यहाँ, कृषि प्रमुख देश है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि के व्यवसाय में ही लगी हुई है और उस पर ही निर्भर है। ठीक है। सामाजिक सहिष्णुता है हमारे यहाँ, यानी कि रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज में भिन्नता पाई गई है और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता बरतनी पड़ती है। ये नहीं कि नहीं मेरा खान पान अच्छा है, मेरे रीति रिवाज नहीं। हमारे यहाँ क्या है? अनेकता में भी एकता है। हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ठीक है। ग्रामीण व नगरीय समुदाय विभाजित, यानी कि भारतीय समाज में ग्रामीण और नगरीय दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ देखी गई है। भारतीय समाज में धार्मिक संरचना भी है हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। वर्ग, जाति,
वर्ण व्यवस्था, पंथ, सभी चीजें हमारे यहाँ विद्यमान है। ठीक है, परिवार की यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परिवार क्या होता है? तो परिवार क्या है? व्यक्ति तथा समाज के जीवन में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन और क्या जानना है हमें? हमें जानना यह है कि सामाजिक जीवन में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज में आप कैसे उठ बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये बोलते हैं ना कि इसके परिवार वाले लगते हैं इसको सिखाए नहीं है। तो आप यदि आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका आती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम संस्था कौन सी है? क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा कि सर्वप्रथम संस्था कौन सी है, तो सर्वप्रथम संस्था परिवार है। कौन सी है? परिवार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिवार में ही व्यक्ति सामूहिक रूप से रहना सीखता है कि समूह में रहना कैसे। नहीं तो अकेले तो कोई भी रह लेगा, लेकिन परिवार में आपको कैसे रहना है, सब लोगों को मिलकर के कैसे रहना है, ये कहां से पता चलता है? परिवार से ही पता चलता है। तो संगठित जीवन कहां से हमारा प्रारंभ होता है? संगठित जीवन हमारा परिवार से प्रारंभ होता है, जहां पे हम एक सभी पूरा एक परिवार की बात करें, दादा दादी सभी सम्मिलित हैं। ये नहीं कि नहीं भैया हम तो अलग रहेंगे, वो नहीं आता है। सब लोग हैं। आप यदि हम दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी, हर कोई परिवार में रह रहा है, सबके साथ में रहना है। तो संगठित जीवन आप कहाँ से सीखोगे? परिवार से ही सीखोगे। तो समाज की सबसे पहली संस्था कौन सी है? परिवार है। यहां से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद में, लेकिन यदि आपके बीच में पारिवारिक संबंध नहीं है, तो पारिवारिक रिश्ते यदि नहीं है, तो वो रिश्ता क्या कहलाएगा? वो रिश्ता मित्र का कहलाता है। यदि पारिवारिक रिश्ता नहीं है, जिनमें कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से काफी समीपता है, तो हम उस संबंध को क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। परिवार के प्रकार की बात करोगे तो परिवार के प्रकार में आता है एकल परिवार, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली बोल देते हैं। हम दो हमारे दो, ये वाला एक बहुत ही ज्यादा प्रचलन में चला है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? ध्यान दीजिए, जिसके अंतर्गत हाईलाइट करके बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आप लोग को याद रहे। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। कौन आता है एकल परिवार में? पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे। क्वेश्चन बना है यहां से। ठीक है, जब संयुक्त परिवार में विघटन हो जाता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? उसका परिणाम एकल परिवार निकलता है। नहीं हमको नहीं रहना है सास ससुर के साथ में, नहीं हमको नहीं रहना है भैया भाभी के साथ में, है ना। अलग अलग हो जाते, जेठ जेठानी से अलग हो गए, या फिर हम बात कर रहे हैं सास ससुर से अलग हो गए, तो हम दो हमारे दो वाला आता है। लेकिन वो जो हमारे दो हैं वो अविवाहित होने चाहिए, ये नहीं कि विवाहित है, नहीं, अविवाहित होने चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है, एकल परिवार के गुण क्या है? तो आइए देख लेते हैं। एकल परिवार का गुण है कि व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर मिलेगा। हम जो करना चाहें अब हम वो करें, हम तो फ्री है भैया, हम अब हमारे ऊपर में किसी की बंदिश नहीं है, हम तो फ्री है। ठीक है, तो हम अब अपना पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर मिलता है। कलह कलेश, अरे यार रोज किटपिट होती थी, हम अलग हो गए, अच्छा हो गया, तो कलह की संभावना कम रहेगी। गृह संचालन में स्वतंत्रता, हम अपने अनुसार अब अपना घर चलाएंगे, हमको जो खर्च करना है हम वो खर्च करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, तो गृह संचालन में स्वतंत्रता मिल गई है। पारिवारिक कुरीतियों का अभाव है। पति पत्नी के बीच अब मधुर संबंध, अरे यार रोज सास ससुर की सुनना पड़ता था, अब लेकिन अब पति पत्नी में मधुरता आ गई है अब उनके संबंध में। ये गुण देखे गए हैं किसके? एकल परिवार के। लेकिन क्या कुछ दोष है क्या इसके? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है? तो अब आप अलग हो गए हो परिवार से, अब आपके बच्चों को कौन संभाले? तो शिशुओं की देखभाल में समस्या होगी, अरे यार बड़ी दिक्कत जा रही है। ठीक है, तो संकट के समय दयनीय स्थिति, कोई नहीं है अब आपके पास में, आप अकेले पड़े हो। ठीक है, स्वार्थ की भावना को बल मिलेगा, स्वार्थी होते जाओगे अब आप।
अपव्यय होगा, व्यर्थ की चीजों में खर्च करोगे। अब तुम स्वतंत्र है, व्यर्थ की आज बनाना नहीं, चलो आज बाहर से, आज रेस्टोरेंट से लाएंगे, चलो आज यहाँ खाएंगे वहां जाएंगे, अब वो हो रहा है। उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। अब तो आप बोलकर ये बोले थे ना, अब तो कोई बंदिश ही नहीं है, तो अब कोई आपको निर्देश भी नहीं करेगा, कोई परामर्श भी नहीं देगा, तो उसका अभाव है। पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि अब कोई समझाने वाला नहीं है ना, कि लड़ रहे हो चुप रहो मत लड़ो, ठीक है, अब कोई ना कुछ समझाएगा। अब यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तो ये कुछ दोष पाए गए हैं, ये केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो एक भी चीज कुछ भी ऐसी नहीं आपको बताई जा रही है जो कि एग्जाम में नहीं आता है, ये एग्जाम में आता है, इसीलिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक। आगे बढ़िए। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? तो ज्वाइंट फैमिली में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं, जैसे कि दादाजी, ठीक है, दादा दादी, फिर उनके बच्चे यानी कि माता पिता, फिर उनके बच्चे, यानी कि 3 पीढ़ियां हो गई कि नहीं? तो ठीक, तो ये क्या है? ये ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, संयुक्त परिवार है। उसके अंतर्गत यदि हम बात करें, और ये एक दूसरे से संपत्ति, आय या पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। कर्तव्य है, ठीक है। यदि हम काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा काम करें, नहीं भैया, हम एक परिवार के सदस्य हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि ये काम हमें करना है। हम क्यों? हम संयुक्त परिवार में रहने, हम बोझ के तले नहीं दबे हुए हैं, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो आपको याद क्या करना है? इसमें 2-3 पीढ़ियां शामिल हैं, इसको याद करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें इसके कुछ गुण है क्या? जी हाँ, गुण है। क्या है गुण? तो कार्य विभाजन की व्यवस्था, तुम बर्तन मांज लो, मैं भोजन बना लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ, मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कार्य बंट गया सबका। सामाजिक जीवन का भी विकास होगा, सब एक साथ रह रहे। समाज मतलब क्या? एक साथ रहना, समाज मतलब तो यही होता है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा हो रही है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा क्या हो रही है? कहीं भी आप आ जा रहे हो, अब ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, नहीं, अब सामाजिक सुरक्षा भी है। बचत के लिए अनुकूल है, यानी कि आपको खर्च करने का भी मन है, नहीं नहीं, ये चीज को यहाँ पे व्यर्थ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं बाकी लोगों की। सामान्य हितों की रक्षा, नहीं, तबीयत सही नहीं है तो फिर क्या कर सेवा कर दी जाती है। सेवा क्या कर दी जाती है? जैसे कि हाथ पैर कुछ भी दर्द है, दबा दिया गया, सामान्य हितों की रक्षा हो रही है वहां पे। पारिवारिक परंपराओं की रक्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि नहीं भाई, हमारे सास ससुर इसको कर रहे थे, हमें भी करना है। जब हम आज करेंगे तो हमारे बच्चे देख करके कल करेंगे, तो पारिवारिक परंपराओं की रक्षा हो रही है। पारिवारिक धन का समान वितरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि लड्डू पेड़ा आया तो अकेले खा लिए, नहीं, सबको बांट के खाया जा रहा है वहां पे, ठीक है। कुछ भी चीज आई, कपड़े कुछ भी आया तो सबके लिए आया वो, ठीक है। बच्चों का समुचित पालन पोषण, नहीं भैया आप जा रहे हो नौकरी पर, ठीक है, सास ससुर संभाल रहे हैं या जेठानी संभाल रही है, कोई भी मतलब पालन, अब बच्चों का सही रूप से पालन पोषण हो रहा है, देखभाल हो रहा है, उनका विकास सही तरीके से हो पा रहा है। बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव, उपदेश एवं निर्देश आदि का आप लाभ उठा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी है तो आप लाभ उठाएंगे। लेकिन क्या इसके कुछ दोष हैं क्या? जी हाँ, क्या दोष है आइए देख लेते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव है। अब आपको अब ऐसा लग रहा है, अरे यार कुछ भी, हम ना टैलेंट बहुत है लेकिन कैसे करें, सास ससुर के साथ में हम रहते हैं ना, हम कुछ कर नहीं पाते, ये वाली बात हो रही है। अरे हम मम्मी पापा हैं, उतना ज्यादा हम ना एकदम खुल के नहीं जी पा रहे। तो ये लोग सोच रहे हैं, ये लोगों की सोच है, ठीक है। तो व्यक्तित्व के विकास का अभाव है। पारस्परिक द्वेष, कलह, संघर्ष, आए दिन किटपिट, ठीक है, नहीं जम रहा है, बहू ऐसी, सास ऐसी, ये ऐसे वो ऐसे, मतलब आपसी कलह कलेश हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। सामान्य निर्धनता आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ भी यदि 100 रुपए भी है तो वो पूरा खर्च हो जा रहा है, बच नहीं रहा है। आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना।
तो आवश्यकता तो पूरी हो ही रही है ना, तो कमाने क्यों जाए हम, तो आलसी होते जा रहे हैं। कठोर नियंत्रण हो गया है, क्यों, क्योंकि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो कठोर नियंत्रण देखा गया है। ये कुछ दोष पाए गए हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ पे चीजें लिख दी जाएंगी और पूछा जाएगा निम्न में से संयुक्त परिवार के प्रमुख गुण बताइए। इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एमसीक्यू का आप लोग देखेंगे तो जान जाएंगे आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन एक और याद रखिएगा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एकल एवं संयुक्त। संयुक्त क्या होता है, इसमें 2-3 पीढ़ियां साथ में रहती। एकल मतलब हम पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। विवाह, विवाह क्या होता है, विवाह है मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने ही विवाह को जन्म दिया और विवाह ने ही परिवार तथा नातेदारी को बनाया है। तो विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्था है। क्या है, धार्मिक संस्था। नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब कि टाइम पास है ये। हमारे भारत में विवाह टाइम पास नहीं है, हमारे भारत में विवाह एग्रीमेंट नहीं है। यदि हम बात करें, यदि और सिंपली यदि हम सनातन धर्म की बात करेंगे तो वो टाइम पास नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, धार्मिक संस्था है। तो कुछ में कानूनी एवं सामाजिक समझौता। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो विवाह 2 विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति है। यदि पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, अभी इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्यों, क्योंकि यदि आप देखोगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सेम सेक्स मैरिज के लिए। तो सेम सेक्स मैरिज के लिए यदि वहां पे केस चल रहा है तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि विवाह क्या होता है, तो अभी उसको स्वीकृति नहीं दी गई है, चुनौती दी गई है सेम सेक्स मैरिज को। तो सेम सेक्स मैरिज बहुत ऐसी संभावना मानी जा रही है कि उसको निलंबित भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विवाह क्या है, तो विवाह की जो परिभाषा स्वीकृत है वो है कि 2 विषम लिंगियों यानी कि अलग अलग लिंग वाली, ठीक है, विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति का नाम ही विवाह है, ठीक। विवाह के अलग अलग समाजों में अलग अलग उद्देश्य है। जैसे ईसाई धर्म में प्रमुख उद्देश्य यौन संतुष्टि है, तो हिंदू समाज में धर्म की रक्षा करना या धार्मिक संस्कार करना। मुस्लिम समाज में विवाह का उद्देश्य वैध संतानोत्पत्ति की जन्म देना। वही जनजातीय उद्देश्य साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता है। तो यहाँ से एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों से थोड़ा सा आपको आवाज शायद यहाँ वहां आ रही होगी क्योंकि आसपास में प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से है। तो आप लोग लेकिन क्लास में कंसंट्रेट करिए। तो क्या बताया गया, आपको समझना क्या है, पूछा जाता है कि मुस्लिम समाज में विवाह क्या है। मुस्लिम समाज में विवाह है वैध संतानोत्पत्ति को जन्म देना, वहीं जनजाति उद्देश्य साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता है। क्या है, सामाजिक समझौता है, ठीक। परंतु समाजशास्त्रीय उद्देश्य स्त्री और पुरुष को एक परिस्थिति देकर उनके अनुसार भूमिकाओं का निर्वहन करना है। अलग अलग देखेंगे, लेकिन ये सिंपल सी बात लिखी गई है, लेकिन इसको और मैं डिटेल में बताऊंगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक। विवाह की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। तो विवाह 2 विषम लिंगियों का संबंध है, बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण है विवाह। फिर उसके बाद में बताया गया है कि आर्थिक सहयोग, मानसिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा होती है। संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। जैसे कि मैंने बताया, सास ससुर कर रहे हैं तो माता पिता कर रहे हैं, माता पिता करेंगे तो कल जाकर के उनके बच्चे करेंगे। यदि जो आपके बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, यदि आप नहीं कर रहे हैं वो चीज को, उस परंपरा का निर्वहन, उस संस्कृति का निर्वहन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके आने वाली पीढ़ी भी वो करेगी। तो ये विवाह के अंतर्गत क्या माना गया है कि संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, कि वही चीजें, वैवाहिक संबंध जब जुड़ता है तो वो चीजें लोग सीखते हैं। वैध संतानोत्पत्ति इसमें होती है। यदि आप विवाह कर लिए हैं तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो क्या कहलाएगी,
वैध कहलाएगी। ठीक, माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों, दायित्वों एवं भूमिकाओं को जन्म देना, यह धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, विवाह के कुछ प्रकार है क्या? जी हाँ, विवाह के प्रकार है। क्या है? तो एक विवाह क्या है? विवाह का वह स्वरूप जिसमें किसी एक समूह में कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। एक से अधिक स्त्रियों से विवाह, यानी कि एक विवाह करना है। एक विवाह, ये नहीं कि अधिक विवाह, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करें हैं, नहीं। एक विवाह करना, एक यदि पुरुष है तो एक पत्नी रहनी चाहिए, उसको ही क्या बोलेंगे? एक विवाह बोलते हैं। ठीक है, एक विवाह या बहुविवाह का संबंध एक व्यक्ति से ना होकर पूरे समाज से होता है, अर्थात कोई व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज ही एक विवाही या बहुविवाही होता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा देखा जा रहा है कि पूरा समाज ही इतनी सारी एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां, नहीं, एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, वो एक विवाह होता है। और इसके कुछ प्रकार है। क्या? क्रमिक एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह, एकल विवाह, जोड़ा विवाह, अस्थाई एक विवाह। ठीक है, आगे देखते हैं बहुविवाह क्या होता है। बहुविवाह ऐसा विवाह है जहां पे एक पुरुष या स्त्री एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पे एक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, लेकिन उसने यदि एक से अधिक विवाह कर रखा है तो वो बहुविवाह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके 4 प्रकार माने गए हैं। बहुपत्नी विवाह, यानी कि बहुत सारी पत्नी रखे हो। बहुपति विवाह, यानी बहुत सारे पति रखा गया है। द्विपत्नी विवाह, यानी कि 2 पत्नी रखा गया है। समूह, यानी कि पूरा समूह है ये। ठीक है, पति के भी बहुत सारी पत्नियां हैं और पत्नी के भी बहुत सारे पति हैं, समूह विवाह। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये विवाह के प्रकार हो गए, एक विवाह और बहुविवाह। अब आगे बढ़ो। हिंदू विवाह क्या होता है? तो धर्म, प्रजा और रीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य एक पुरुष का विधिवत संबंध ही मान्य, देखो मान्य एक पुरुष का विधिवत संबंध, विधिवत, विधि के अनुसार धर्म, प्रजा और रीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, धर्म, प्रजा और रीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा, यानी कि जो जो धर्म अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो एक विवाह का विधिवत, एक पुरुष का विधिवत संबंध हो, वो हिंदू विवाह है। इसको परिभाषित करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों नदी के 2 तटबंध हैं और दोनों के बीच विवाह की जीवन धारा प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदू विवाह में धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य, यानी कि ये नहीं, इसको बोलते धर्म पत्नी। धर्म पत्नी मतलब क्या होता है? धर्म के अनुसार आई हुई पत्नी है। ये समझ में आ रहा है? तो वही है क्या? धर्म पत्नी, वही हिंदू विवाह होता है। हिंदू विवाह के भी प्रकार हैं, क्या है आइए देख लेते हैं। तो हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में मिलता है। यानी कि मनु स्मृति देखोगे या याज्ञवल्क्य आप स्मृति देखोगे तो आपको विवाह कितने प्रकार के होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंतर्गत यदि आप हिंदू विवाह के प्रकार की बात करोगे तो ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, फिर उसके बाद में आर्य विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, असुर विवाह होता है, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह होता है। ये प्रकार माने गए हैं विवाह के। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में यदि हम देखें मुस्लिम विवाह क्या होता है, ठीक, तो मुस्लिम, हिंदू विवाह के अंतर्गत धर्म के अनुसार करना है। अब मुस्लिम विवाह में आ जाओ। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह में मुसलमानों का प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। वो कुरान शरीफ के अनुसार ही उनका सभी कार्य चलेगा। तो मुस्लिम कानून शरीयत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कानून को हम किस नाम से जानते हैं? शरीयत के नाम से जानते हैं। और इस कानून के अनुसार विवाह एक शिष्ट समझौता है। यहां से क्वेश्चन बनता है
कि मुसलमानों के यहाँ या फिर मुस्लिम विवाह क्या है, तो मुस्लिम विवाह शिष्ट समझौता है, ठीक, जिसका उद्देश्य क्या है, संतानोत्पत्ति है। यानी कि विवाह करना, ये क्यों विवाह करना चाहते हैं, संतानोत्पत्ति के लिए, ठीक, संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। इनके यहाँ विवाह को निकाह कहा जाता है, जो दो पुरुष गवाहों या एक पुरुष और दो स्त्री गवाहों के मध्य संपन्न होता है, और इसमें किसी प्रकार के पुरोहित व कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। गवाह है तो बता दिया जाता है, ठीक है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो वो गवाह क्या होने चाहिए, या तो दो पुरुष गवाह बन जाए या एक पुरुष और दो स्त्री गवाह बन जाए, तो वहां पे गवाह हो गया, विवाह हो गया, यानी कि वो समझौता हो गया। विवाह क्या है, एक समझौता है, ठीक। भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो भारतीय समाज में नारी मानव सृष्टि के लिए ईश्वर का एक अनुपम उपहार है। क्या है, एक अनुपम उपहार है, जिसके अंतर्गत वह प्रेम, ममता, त्याग एवं सहिष्णुता की देवी मानी गई है। सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात होते हुए भी ये बहुत ही, ये एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा, यदि आप समझने बैठेंगे तो महत्वपूर्ण है, ठीक। उसमें अन्याय को भस्म करने की अद्भुत शक्ति है। नारी की प्रकृति बड़ी अनोखी और बेजोड़ मानी जाती है। वस्तुतः सन्मार्ग पर चलने वाली नारी सदैव श्रद्धेय होती है। कहाँ चलने वाली नारी, सन्मार्ग पर चलने वाली नारी श्रद्धेय मानी गई है। इसीलिए बोला जाता है चरित्र निर्माण पर सभी को ध्यान देना चाहिए, ठीक। इतने गुणों के बावजूद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं रही है क्या, आप लोग भी जानते हैं। कभी नारी बेचारी बना दी जाती है, तो कभी पुरुषों का अन्याय सहना ही उसका भाग्य बना दिया जाता है। लेकिन जब भी भारतीय नारी को मौका मिला है, उसने यह बता दिया है कि नारी न हारा है और ना ही नहारी है, ना ही बेचारी है। ये क्या है, ये हमारे एग्जाम में इस तरीके की लाइन नहीं आएगी। मैंने एक बार ये दिया था तो मैंने रीड कर दिया है। जहां से प्रश्न बनता है तो मैं आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ कि कहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे कि मुस्लिम विवाह में आप लोग को ये याद रखना है कि एक शिष्ट समझौता है, जो कि संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से किया जाता है, संतानों को वैधता प्रदान करने के लिए किया जाता है। हिंदुओं का विवाह धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत होता है और ये किसी भी प्रकार का समझौता नहीं माना गया है। और यदि हम देखें ईसाई विवाह क्या है, ईसाई विवाह की मुख्यतः चर्चा नहीं होती है। मुख्यतः एग्जाम में, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर हिंदू विवाह का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, धार्मिक कृतियों द्वारा मान्य है, ये मान्य विधिवत यानी कि धर्म, प्रजा और रीति के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। धार्मिक अनुष्ठान माना गया है ये, ठीक है। एक संस्कार है, ये विवाह संस्कार है, ठीक। फिर उसके बाद प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या रही है, तो प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अब प्रश्न बनता है, ठीक। तो प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्राचीन समय नारी को शक्ति का सघन पुंज माना जाता था और अपनी शक्तियों के कारण ही वेदों और उपनिषदों के काल में महिलाओं का आदर और सम्मान प्राप्त था। उन्हें वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था यानी कि सभा तथा समिति में भाग लेने का अधिकार था। पूछा जाता है क्या, या वैदिक युग में क्या महिलाओं का या फिर नारियों का प्रवेश राजनीतिक संस्था में प्रवेश था? जी हाँ, था। और वो राजनीतिक संस्था कौन सी थी? राजनीतिक संस्था थी सभा एवं समिति। ये दोनों ही संस्था में महिलाओं का न केवल प्रवेश था, बल्कि उनको समान दर्जा प्राप्त था। यानी कि जो दर्जा पुरुषों को प्राप्त था, वही दर्जा नारियों को भी प्राप्त था, यदि हम वैदिक युग की बात करें। लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति क्या होती गई, या और आप लोग यदि आप पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, यदि आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इवन आज जो यज्ञोपवीत संस्कार जो पुरुषों का होता है, ठीक है, यदि आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो जो पुरुषों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार बताया गया है, वो संस्कार पहले वैदिक युग में महिलाओं का भी होता था और महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त था पुरुषों के बराबर। लेकिन फिर धीरे धीरे यदि आप देखिए लेटर वैदिक पीरियड में और उसके बाद के समय में महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई। और आज यदि आप देखें तो आज का प्रेजेंट डे आप मतलब सभी अब जानते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्या उन्हें राजनीतिक संस्था में प्रवेश था?
जी हाँ, उनको भाग लेने दिया जाता था। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें यज्ञ में शामिल होने, देखिएगा, उन्हें यज्ञ में शामिल होने, पुनर्विवाह, विधवा विवाह का अधिकार प्राप्त था। यानी कि वो पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा विवाह हो सकता था, यज्ञ में भी वो शामिल हो सकती थी। ऐसी मान्यता थी कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहीं सभी प्रकार की देवी देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और परिवार में उनका पद अत्यंत प्रतिष्ठा पूर्ण था। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है देखिएगा, ठीक है, ये वाला प्रश्न बनता है कि यज्ञ में शामिल होने, पुनर्विवाह, विधवा विवाह का अधिकार प्राप्त था। और क्या प्रश्न बनता है, राजनीतिक संस्था, सभा समिति में भाग लेने का उनको अधिकार प्राप्त था, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, उस समय का पूर्ण वर्चस्व था, उस समय नारियों का पूर्ण वर्चस्व था। व्यापार, व्यवसाय और शिक्षा जैसे पुरुष एकाधिकार के क्षेत्र में भी उनका प्रवेश था। वैदिक काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में यह गिरावट उत्तरोत्तर जारी रही। जैसा कि मैंने बताया था, वैदिक युग में ये महिलाओं को ये दर्जा प्राप्त था, लेकिन जब वैदिक युग के बाद का जो समय आया, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड या फिर पाश्चात्य वैदिक युग की आप बात करोगे, या फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर क्या होता है, यानी कि मौर्य के बाद का समय, ठीक है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इस समय गिरावट देखी गई है महिलाओं की स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मध्यकालीन समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही, तो मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या रही है। मध्यकालीन भारतीय समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में न केवल समाज का ढांचा बदला, अपितु नारी की उलझनों को भी बढ़ाया। यानी कि उस समय क्या हो गया, नवीन पद्धति जीवन मूल्य में तेजी से बदलाव आया और मध्यकाल में समाज की घृणित विचारधारा ने नारी से अधिकारों में हिरास ला दिया। यानी कि उस समय अब ऐसी विचारधारा स्थापित हो गई थी कि अब क्या चालू हो गया, अब पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। यदि आप मिडवल पीरियड देखोगे तो क्या पढ़ते हैं हम मिडवल पीरियड में हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर, जिसकी वजह से उस समय उनके यहाँ क्या होता था, उनके यहाँ बुर्खा पहना जाता है। तो बुर्खा के अनुसार यदि आप देखोगे तो अब भारत में क्या प्रारंभ हो गया, पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गया मध्यकालीन समय में। ठीक है, फिर उसके बाद में बाल विवाह में तेजी आई और महिलाओं से संपत्ति कर अधिकार भी छीन लिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया गया। जहां जहां पे अंडरलाइन की हूं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ चीजें याद करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। क्या चीज आपको याद करना है कि मध्यकाल में समाज में घृणित विचारधारा नारी के अधिकारों में हिरास ला दिया और मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के कारण पर्दा प्रथा प्रचलित हुई, बाल विवाह होने लगे और संपत्ति से भी महिलाओं का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, आधुनिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति बनी, तो अब यहाँ पे नारी उत्थान के प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत हमने देखा है, हम पढ़ते हैं हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री में कि राजा राम मोहन रॉय जी के अथक प्रयासों की वजह से 1929 में सती प्रथा को कानून के द्वारा प्रतिबंधित करवाया गया था। ठीक है, यानी कि कानूनी रूप से सती प्रथा प्रतिबंधित हो गई। साथ ही साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बाल विवाह पर रोक लगवाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है, गांधी जी ने पुरुषों की भांति महिलाओं को भी एक समान अधिकार दिए जाने का आजीवन वकालत किया। अब समझिएगा, एक एक लाइन का यहाँ से प्रश्न बनता है, फैक्ट बता रही हूं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि आपसे पूछा जाएगा सती प्रथा के लिए किसने बल दिया, सती प्रथा के लिए बल देने वाले कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, और 1929 में सती प्रथा बैन हो गया। बाल विवाह के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है, विधवा पुनर्विवाह से। गांधी जी ने, क्योंकि यदि आप देखो भारत छोड़ो आंदोलन में
सभी सम्मिलित थे भारत छोड़ो आंदोलन में, न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं को भी गांधी जी ने सभी सभी वर्ग उस समय शामिल कर किए गए थे, सभी लोग शामिल थे, यानी कि महिलाओं को भी महिलाओं का भी प्रवेश था भारत छोड़ो आंदोलन, सभी लोग सम्मिलित हुए थे उस आंदोलन में। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने भी पुरुषों की भांति महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाने के लिए आजीवन वकालत की। फिर उसके बाद ये सब याद कर लीजिएगा, है ना, जो बताई हूं, एक एक लाइन है, लिख लीजिए। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा, महर्षि दयानंद सरस्वती, बाल विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह। 3 लाइन है, 3 लाइन में लिख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महिला उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कानून एवं उत्तराधिकार नियम लागू किए गए, जिसमें शारदा एक्ट प्रमुख है। शारदा एक्ट प्रमुख है, क्यों है? यदि पूछा जाता है शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, तो शारदा एक्ट रिलेटेड है अनेक प्रकार के कानून एवं उत्तराधिकार नियम से। किसके? महिला उत्थान के लिए जो कानून है, यानी कि महिलाओं की उत्थान के लिए जो कानून है वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है? शारदा एक्ट बोला जाता है, याद रहेगा। आगे बढ़िए। इस नियम के द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारने का हर संभव प्रयास किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को अनेक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। इन सभी के बावजूद महिलाओं को आज भी समस्याओं से जूझते हुए देखने पर यह प्रकट होता है कि महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए में अभी बहुत बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के प्रति यदि समाज का दृष्टिकोण बदला, यदि यदि हम देखते हैं, आज लड़कियां यदि पढ़ती भी हैं तो लोग बोल देते हैं कि लड़कियों को इतना मत पढ़ाओ। अरे भाई, क्यों नहीं पढ़ाएं लड़कियों को? बोला जाता है कि नहीं, लड़कियों को इतना मत पढ़ाओ, क्यों बोल दिया जाए? आखिर कल को शादी कर दोगे, अरे इतना ज्यादा पढ़ा दोगे तो शादी नहीं होगी, बोल दिया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाओगे? फिर या फिर बोल दिया जाएगा इतना ज्यादा तुमको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर बोल दिया जाएगा कि आखिर कल जा करके चूल्हा चौका ही तो करना है, क्यों इतना पढ़ा रहे हो? तो ये नजरिया है लोगों का। तो ये नजरिया दिखाता है कि अभी उनके प्रति कोई भी आप बिल्कुल आप सब कुछ अपनी बेटियों को सब कुछ स्नेह देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सम्मान जो सामाजिक रूप से मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं है। उसका अभी भी आज बहुत सारे यदि हम देखें तो लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में डर बना रहता है कि यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो वो सभी चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि अभी समाज के नजरिए में बहुत बदलाव नहीं आया है। ठीक, आज भी समाज में दहेज, उत्पीड़न, भेदभाव, अत्याचार तथा महिलाओं का उत्पीड़न जारी है, और जब तक इन समस्याओं से निजात नहीं पा लिया जाता तब तक संपूर्ण समाज के विकसित होने का दावा नहीं किया जा सकता। हम नहीं बोल सकते, हम क्या नहीं बोल सकते कि आज महिला पूरी तरीके से क्या है, सेफ है, एम्पावर्ड है, नहीं बोला जा सकता। आगे देखिए, भारत में सामाजिक बुराइयां हैं क्या? जी हाँ। समस्याएं हैं क्या? जी हाँ। क्या है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है? तो भारत में क्षेत्रीय असंगति, क्षेत्रवाद प्रादेशिकता की समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। क्षेत्रीय असंगति, ठीक है, क्षेत्रीय असंगति भारत के राष्ट्र निर्माण में एक अवरोधक तत्व है। क्षेत्रवाद यानी कि ये मेरा एरिया, तुम्हारा एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो क्षेत्रवाद इसका रूप है जो अपने क्षेत्र अथवा राज्य के प्रति निष्ठा की संकीर्ण भावना है। नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ, नहीं, मैं तो हरियाणी हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो मराठी हूँ, ये क्षेत्रवाद दिखाता। नहीं, मैं तो तमिल हूँ, मैं तो केरली हूँ। ये क्या है? ये क्षेत्रवाद दिखाता है। क्षेत्रवाद का अर्थ है यानी कि आप अपने राज्य में सीमित हो गए हो। आपने कभी सोचा ही नहीं कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। हमने ये सोचा कि नहीं, हम तो केवल ये पर्टिकुलर राज्य, हम तो ये हैं। ये क्षेत्रवाद है। तो इन क्षेत्रों के लोग अपने प्रति उपेक्षा महसूस करते हैं कि नहीं, हमें हमारा दर्जा चाहिए। ठीक, भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्रजातीय अनेकताएं एवं संघर्ष होते हुए भी एकता की भावना का विकास करना है। आर्थिक असमानताओं को जब राजनीतिक उद्देश्य के लिए शोषित किया जाता है तो क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक असमानताओं को शोषित किया जाता है, यानी कि बोला नहीं लोग इसका फायदा उठाते हैं
ये फायदा उठाया जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लोग आपसी मतभेद पैदा करने के लिए क्या बोल देते हैं कि नहीं नहीं, कि तुम यहाँ हो, देखो ये तो बाहरी लोग आकर के यहाँ पे आ गए हैं, ये ऐसा है वैसा है, बोला जाता है ना बहुत हद तक। आप यदि कहीं पे चले जाएंगे, आप यदि हम आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। यदि आप बाहर जाएंगे तो वहां आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। ये किसके कारण है? ये क्षेत्रवाद के कारण है। तो क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा क्षेत्रीय संगठन जन्म लेने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्षेत्रवाद जैसी समस्या का जन्म एवं विकास किसी एक कारण से नहीं, बल्कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विभिन्नता, भाषाई लगाव, विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय तथा पिछड़ापन, धार्मिक संकीर्णता, निहित स्वार्थ। ये सब क्या है? ये क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारक हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नता की यदि हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवाद विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्नता का उत्पाद है। जो ये क्षेत्रों की विभिन्नताएं हैं वही किसको जन्म देती है? क्षेत्रीय विभिन्नता को जन्म देती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन द्वारा भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के बाद भी अनेक क्षेत्रों में अलगाव का मनोभाव बना है, जैसे कि गुजरात में सौराष्ट्र, बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आदि। ये सब क्या है? ये भाषा के आधार पर विभाजन हुए हैं। क्या हुए हैं? भाषा के आधार पर विभाजन हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। यदि हम बात करते हैं कि ये क्षेत्रवाद का एक कारण हमने क्या देखा? क्षेत्र विभिन्नता देखा। और साथ ही साथ यदि हम पॉलिटी में डिटेल में यदि इसकी स्टडी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो था ये पूरा एरिया, वो क्या था? वो सब एक था, लेकिन आंध्र प्रदेश फिर उससे अलग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों अलग किया, कि हम तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं। हम कौन है? हम तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, तो हमको तमिल्स के साथ में ऐड मत करो। ठीक है, आगे बढ़ो। भाषाई लगाव यह क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। भाषा से लगाव होता है हमें, होता है ना? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वर्ष 1940 में राज्य पुनर्गठन पर विचार करने हेतु नियुक्त आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार व्यक्त किया, परंतु राजनीतिज्ञों के निज स्वार्थों के आधार पर इसको आगे बढ़ाया गया। यानी कि भाषा के आधार पर ऐसा करो, क्षेत्र को विभाजित कर दो, और बिल्कुल हुआ ही। ये सब जो है आंध्र प्रदेश, ये जो क्या बोलते हैं आपका महाराष्ट्र, गुजराती, सब क्या है? कि भाषा के आधार पर ही तो विभाजन हुए हैं। और क्या है ये? ठीक है, तो भाषाई आधार पर विभाजन हो गए। विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित आर्थिक विकास हो रहा है, असंतुलन है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो क्या बताया गया है? राज्यों के अलग अलग भागों में आर्थिक विकास की असंतुलित स्थिति भी क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य कारण बनती है। आंध्र में तेलंगाना की मांग, आंध्र में हुई ना तेलंगाना की मांग, क्यों हुई? असंतुलित आर्थिक विकास के कारण हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद में सामाजिक अन्याय तथा पिछड़ापन। तो सामाजिक अन्याय एवं पिछड़ापन क्षेत्रवाद के उदय का एक और मुख्य कारण है। सामाजिक अन्याय एवं पिछड़ापन की वजह से, नहीं हम तो अलग है। अब आपको पता है जैसे कि नक्सलाइट्स जो होते हैं ना, नक्सलवाद, वो क्या करते हैं? वो लोगों को मेन स्ट्रीम से ऐड नहीं होने देते। वो चाहते हैं कि ये पिछड़े के पिछड़े बने रहे। ये पिछड़े के पिछड़े क्यों? यदि वो पढ़ लिख जाएंगे, यदि वो यदि वो मेन स्ट्रीम से यदि वो कनेक्ट हो गए, तो कनेक्टिविटी की वजह से वो चीजों को जान जाएंगे, और वो पिछड़ापन का उनका फायदा उठाते हैं, पिछड़ेपन का फायदा उठाते हैं। और बहुत हद तक इसी आधार पर यदि आप बात करो, इसी आधार पर ये क्षेत्रवाद को भी जन्म देता है, सामाजिक अन्याय तथा पिछड़ापन। ठीक है, धार्मिक संकीर्णता, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए कि आपको उनको ऐड करो ना। जब आप उनको मेन स्ट्रीम में ऐड करोगे तो कोई भी उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। यदि आप ही नहीं पहुंचे, हम देखते हैं कि जैसे कि हम अपने ही यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हम यदि नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ की यदि आप बात करो, तो आप देखोगे कि 4-5 गांव को मिलाकर के एक स्कूल है। 4-5 गांव को मिलाकर के एक स्कूल है, तो यहाँ पे तो असर पड़ेगा ही ना।
ठीक है, एटलीस्ट आप एक एक स्कूल एक एक गांव में तो खोलो, तो गवर्नमेंट को पहुंचना है वहां तक। धार्मिक संकीर्णता की वजह से भी क्षेत्रवाद को क्षेत्रवाद के जन्म का कारण बनता है। निहित स्वार्थ भी राजनीति क्षेत्रवाद को बढ़ाने में सहायक है। निहित स्वार्थ, अपने स्वार्थ की वजह से भी लोग इसके लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जातिवाद क्या होता है? तो जातिवाद साधारण शब्दों में जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। अपनी जाति के प्रति निष्ठा है जिस किसी को, वो जातिवाद है। तो जाति के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की देन है ये, यानी नहीं नहीं हम तो ये जाति के, नहीं नहीं हम तो ये जाति के हैं। तो यह अपनी जाति के उद्देश्य के सम्मुख अन्य जातियों के हितों की अवहेलना तथा अपनी जाति के प्रति अंधी आस्था ही जातिवाद को जन्म देती है। जातिवाद, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम, भारतीय समाज में शुरू से ही अपने जाति समूह के प्रति वफादारी तथा शक्ति की भावना प्रमुख रही है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये जो जातियां हैं, जातियों का विभाजन हुआ है, ये कहीं पे भी यदि आप देखोगे, जो यदि आपको कहीं पे मान्य यदि कुछ चीज है तो वो क्या है? सनातन धर्म में जिसको मान्यता प्राप्त है वो क्या है? वेद, वो है शास्त्र, वो है पुराण। और यदि आप उसको देखोगे, वेद में देखोगे, और यदि आप जानोगे कि वास्तविकता क्या है, तो कहीं पे भी जन्म के आधार पर किसी का विभाजन नहीं किया गया। ये जाति जो व्यवस्था है ना, जाति व्यवस्था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और यदि आपको इंटरेस्टिंग बात ये एक साथ आपको जरूर बताना चाहूंगी, जिसको सुनना है वो जरूर सुनिएगा, कि भगवत गीता को यदि आप पढ़ करके देखोगे तो वहां पे क्लियरली भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि ये जो जातियां हैं वो किसी के जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर है। जो जैसा कर्म करता है वो उसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, यदि जो जैसा कार्य कर रहा है, जिसके लिए जो कार्य है, जो जैसा कार्य है, तो वो उस कैटेगरी में आता है। लेकिन इस व्यवस्था को समाज ने अलग अलग तरीके अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इसको बदल दिया। ये लोगों ने माना, ये ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने कभी किसी को किसी जाति के लिए नहीं बनाया कि नहीं नहीं तुम ये जाति को, नहीं नहीं तुम ये जाति, नहीं, ये बात गलत है। ये चीज हमें नहीं पता है। हमें लगता है कि जातियों को बांटा गया है और वो भी धर्म शास्त्रों में बांटा गया। जी नहीं, वहां पे कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं है कि ये विभाजन होगा। जातियों में कोई इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। फिर उसके बाद में कालेलकर ने क्या कहा है? तो कालेलकर ने जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है, जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताएं जैसे न्याय, उचितता, समानता तथा सार्वभौमिकता व भ्रातृत्व की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी कि मेरे हैं ये लोग, ठीक है, न्याय, उचितता, समानता तथा सार्वभौमिकता व भ्रातृत्व की अपेक्षा की जाती है। नर्मदेश्वर प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। ठीक है, यानी कि जानबूझ करके अपने निजी स्वार्थ के लिए जाति को आपस में भिड़ाया जाता है। ठीक है, आपस में भिड़ा दिया जाता है। जातिवाद का कुछ परिणाम निकलता है क्या? तो जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं हो पाते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं हम तो इस जाति के हैं, नहीं नहीं हम तो इस जाति के हैं, जिससे हम राष्ट्रीय एकीकृत नहीं हो पाते। जातिवाद प्रजातंत्र के लिए खतरा बन जाता है। हम अपनी जाति के बारे में उस समय सोच रहे हैं ना, हम नहीं सोच रहे हैं। हम ब्रॉडर माइंड से सोच ही नहीं पाए। यह नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता के लिए बाधक है। यह सामाजिक समरसता को कम करता है। यह देश की प्रगति में बाधक तत्व के रूप में उभर करके आता है। सब जातिवाद के ही परिणाम देखे गए हैं। फिर उसके बाद निर्धनता क्या है? निर्धनता सभी जानते हैं। तो गरीबी के कारण व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक अधपतन होता है और विभिन्न कुरीतियों का जन्म भी होता है। निर्धनता के कारण ही ये होता है। सामाजिक, आर्थिक एवं, यानी कि निर्धन व्यक्ति केवल आर्थिक रूप से नहीं होता है,
निर्धन व्यक्ति सामाजिक रूप से भी होता है, नैतिक रूप से भी। यदि हमारे पास में नैतिक गुण नहीं है तो भी हम निर्धन हैं, यानी कि चरित्र का निर्माण हमने नहीं किया है तो भी हम निर्धन ही हैं। ठीक, पारिभाषिक शब्दों में आप देखो तो निर्धनता जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने की अपर्याप्तता की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति समाज में पाए जाने वाले जीवन के औसत स्तर तक पहुंच पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। जो औसत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की परिभाषा पूछ ली जाती है तो क्या है कि जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति का अभाव है, जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है उसका अभाव है, न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने की अपर्याप्तता पाई गई है और औसत स्तर तक हम पहुंच पाने में असमर्थ हैं। ठीक है, अब निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि अपर्याप्त हम उन वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जिससे स्वास्थ्य और शक्ति बनी रहे, जिससे जो आश्रित हैं, परिवार, एक व्यक्ति और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने के लिए हम क्या कर पा हम नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है निर्धनता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह अपने आश्रितों सहित अपनी उन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। वह अपने आश्रितों सहित अपनी उन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, दोबारा लिखा है, जिसकी पूर्ति उसके समाज में निरंतर स्तर पर आवश्यक होती है। यानी कि ये जो हमारी जो नॉर्मल फुलफिलमेंट है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन हम उनको फुलफिल करने में अक्षम है, वही निर्धनता की श्रेणी में आता है। ठीक है, निर्धनता प्रधानतः एक आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है। यदि आप ब्रॉडर वे में देखोगे, यदि आप जानोगे तो यदि हम देखें तो वास्तविक रूप में निर्धन कौन? जिसके पास पैसे नहीं है। वास्तविक रूप में निर्धन कौन है? जिसके पास पैसे नहीं है। यानी कि वो आर्थिक स्थिति को ही तो बताया। क्या चीज को बताया? आर्थिक स्थिति को बताया। तो जिसमें संबंध समाज के मानकों के अनुसार व्यक्ति और उसके परिवार के आश्रित सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की विभूति नहीं हो पा रही है। आर्थिक स्थिति है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति है कि हम न अपनी और न अपने आश्रितों की जो आवश्यकताएं हैं, जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये निर्धनता की परिभाषा होती है। यदि पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, आगे देखते हैं निर्धनता के कारण क्या है। तो निर्धनता का कारण है कई बार मानसिक, शारीरिक आदि कमियां भी गरीबी के लिए उत्तरदायी होती है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण बनता है। निर्धनता की निम्न आर्थिक कारण है, यानी कि कृषि में पिछड़ापन है, अपर्याप्त उत्पादन है, यानी कि कृषि सही से नहीं हो पाई, उत्पादन, अपर्याप्त उत्पादन है, उद्योग धंधा का अभाव चल रहा है, धन का असमान वितरण व आर्थिक मंदी है। और हम एक और जोड़ दें कि सरकार के द्वारा वैकेंसी ना निकालना भी एक कारण है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन अब तो वैकेंसी आ गई है। खैर, अब तो जरूर, अब बिल्कुल डेफिनेटली अब वैकेंसी आई है। अब देखिए पोस्टिंग कब तक मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सामाजिक कारण को देखेंगे। सामाजिक कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, पढ़ाया लिखा अच्छे से नहीं गया, यानी कि शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है कि जॉब नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक कुप्रथाएं हैं, बेकारी तथा निर्धनता, जन्म दर, मृत्यु दर की स्थिति, जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। यानी कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि अब प्राकृतिक संसाधन ही क्या हो रहे हैं, अब हम उनको ही यथा उचित उनको ही संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं और उनका ही शोषण हो रहा है। उनको ही हम मतलब नेचुरल रिसोर्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जनसंख्या की वजह से होता है। ठीक, निर्धनता के परिणाम क्या देखने को मिलते हैं? अपराध, बाल अपराध, विवाह विच्छेद, आत्महत्या, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति तथा व्यक्तित्व विघटन, ये निर्धनता के परिणाम है। बाल श्रम क्या है? तो जब कोई बच्चा अपने बचपन में खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में अपना जीवन यापन चलाने के लिए किसी व्यक्ति के पास या संस्था में
कार्य करता है तो बाल मजदूरी या बाल श्रम कहलाता है। और आगे सुनो, कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र, कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जब मजदूरी के कार्य में लगा होता है तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। मजदूर 14 वर्ष से कम है, मजदूरी के कार्य में लगा है तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला वह कार्य है जो किसी भी क्षेत्र में उसके मालिकों द्वारा कराया जाता है। अधिकतर यह कार्य बच्चों के अभिभावकों या संस्था मालिकों के द्वारा बलपूर्वक कराया जाता है। नैसर्गिक रूप से बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब बच्चा बाल श्रम की तरफ अग्रसर होता है तब वही बच्चा बड़ों की तरह ही अपना जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। बाल श्रम के कारण बच्चों के जीवन में अनेक जरूरी चीजों की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यदि कोई बच्चा कम उम्र का है, 14 वर्ष से कम उम्र का है, और यदि वो क्या बोलते हैं अपने घरेलू यानी कि घर का यदि कोई काम संभाल रहा है तो क्या वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है? क्या वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, ये बताइए। यहाँ पे देखिएगा, बाल श्रम क्या करवाया जा रहा है? बलपूर्वक करवाया जा रहा है, मालिकों के द्वारा बलपूर्वक। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है। वैसे तो बाल श्रम को यदि हम देखें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि मजदूरी के कार्य में लगे हैं तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वो यदि वो घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर का काम कर रहे हैं, तो वो बाल श्रम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि दुकान में बैठना, छोटे छोटे बच्चे भी दुकान में बैठ जाते हैं, क्या वो बाल श्रम है? जी नहीं, वो बाल श्रम नहीं होता, वो बाल श्रम नहीं होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबरन करवाया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, यानी कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है। और भी एक और बात आती है कि क्या बोलते हैं, आप किसी भी जो टॉक्सिक कंपनीज होती हैं, जैसे कि जो सिगरेट बनाती हैं, जो गुटखा तंबाकू ये सब बनाती है, जो ड्रग्स का उत्पादन करती हैं, ये सब कंपनियों में भी यदि कोई बच्चा लगा है, जैसे कि जो वेपन्स बना रही हैं, है ना, तो जो भी यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ये सब जो बना रही हैं, तो वहां पे भी बच्चा कार्य नहीं कर सकता है। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िए। बाल श्रम के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, वो क्या है? बाल श्रम वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, काम करते करते बेचारा टूट गया, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्कूल एवं पढ़ाई के अभाव में उनका उचित मानसिक एवं शारीरिक विकास अपनी आयु के अनुसार नहीं हो पाता। बाल श्रम से देश में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जाती है। बाल श्रमिक उचित खान पान एवं देखभाल के अभाव में कमजोर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देखें तो मानसिक एवं शारीरिक विकास नहीं हो पाया। जो चीज याद करना है वो याद करिए। शिक्षा नहीं ले पाए क्योंकि काम कर रहे थे। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती जाती है क्योंकि शिक्षित नहीं है। तो उतना ज्यादा क्या नहीं है, बाल श्रम से क्या होगा कि अब पढ़ नहीं पाए तो और ज्यादा और बेरोजगारी बढ़ेगी। जब पढ़ने का समय था तो हम पढ़ नहीं रहे थे बल्कि काम कर रहे थे। तो अब हम शिक्षा नहीं ले पाए तो और भी, अब यानी कि जो मार्केट की डिमांड है हमारे पास में वो चीज, हमारे पास में वो डिग्रियां नहीं है, तो बेरोजगारी और गरीबी फिर और बढ़ती है। बेरोजगारी की वजह से ही तो गरीबी हो रही है, ठीक है। तो ये और खान पान एवं देखभाल के अभाव में कमजोर हो जाता है व्यक्ति, ये परिणाम निकलते हैं। ठीक, शहरीकरण क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी निवास यानी कि शहर की तरफ जनसंख्या यदि पलायन कर रही है तो उसको आप शहरीकरण कहोगे। क्या कहोगे? अर्बनाइजेशन क्या होता है कि ग्रामीण अंचलों के लोग शहरों की तरफ यदि पलायन करने लग जाए तो वो शहरीकरण कहलाएगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बों और शहरों का गठन होता है, क्योंकि अधिकतर लोग केंद्रीय क्षेत्रों में रहना और कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक विकासशील दुनिया का लगभग 64% और विकसित दुनिया का लगभग 86% भाग शहरीकृत होगा। और ये डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, यूएन ने इस पर क्या किया है, यूएन ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक लगभग विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज
डेवलपिंग कंट्रीज का 64% और डेवलप्ड कंट्रीज का 86%। ठीक है, पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहना स्टार्ट कर देंगे, 64 एंड 86। ठीक है, आगे बढ़ो। शहरीकरण विशाल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन बनाता है, जो अधिक उपयोग करने योग्य भूमि उपयोग और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की रक्षा के लिए संसाधनों का अधिक कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता के साथ स्थिरता का अवसर प्रदान करता है। ये उतना, यदि हम बात करें तो जो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अब आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना जरूरी है। शहरीकरण पहली बार औद्योगिक क्रांति के दौरान उच्च आय वाले देशों में हुआ था। लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से कारखानों में काम करने के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया गया था। शहरीकरण पहली बार कब हुआ? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो ग्रामीण अंचलों में जो लोग रहते थे वो अब कहाँ जाने लग गए? शहरों में जाने लग गए। क्यों जाने लग गए? क्योंकि शहरों में कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में काम करना है तो जा करके रहना पड़ेगा, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। प्रौद्योगिकी में विकास के रूप में उन्हें भी धक्का लगा क्योंकि खेतों का मशीनीकरण हो गया, खेतों पर मशीनीकरण हुआ। तो अब देखना, समझना इस बात को। अब देखो, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इंडस्ट्रीज डेवलप होने की वजह से और भी ज्यादा मशीनें आई तो ग्रामीण अंचलों में वो मशीन पहुंच गई। अब जो काम 10 लोग मिलकर के जो काम कर रहे थे, आज वो काम मशीन कर दिया। तो अब वो 10 लोगों को जो काम मिला था, अब वो उनके पास तो कोई काम नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे? वो शहरों में जाएंगे, काम ढूंढेंगे, काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गांव में हमारे लिए कोई काम ही नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ो। शहरीकरण के प्रभाव क्या है? तो शहरीकरण के प्रमुख प्रभाव निम्न है। आबादी का प्रवास, बुनियादी ढांचे पर दबाव, आवास समस्याएं, जल स्तर का घटता स्वरूप, सार्वजनिक परिवहन और आवागमन, शहरीकरण और स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रभाव क्या है? आबादी का प्रवास हो रहा है। ठीक है, बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा है, आवासीय समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जल स्तर का घटता स्वरूप। क्यों? क्योंकि अब इतनी सारी जनसंख्या है तो जल स्तर कहाँ जाएगा? किया जा रहा है हर तरीके से। सार्वजनिक परिवहन और आवागमन, इसकी थोड़ी समस्या है। शहरीकरण और स्वास्थ्य, जितना ज्यादा आबादी उतना, जैसे कि अभी कोरोना को यदि हम देखें तो कोरोना के समय हमने देखा पलायन होने लगा, इतनी बहुत भारी जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में जो रह रहे थे उनका पलायन उनके गांव की ओर होने लगा। अब आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कितनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी लोगों को। स्वच्छता रह पाती है क्या? नहीं रह पाती है। प्रदूषण और बढ़ता है। अपशिष्ट प्रबंधन हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। ठीक है, ये समस्याएं लिखी गई हैं किसकी? शहरीकरण की। तो ये हमने पर्टिकुलर ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो भारतीय समाज की जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।